अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप सुन रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। किताब का नाम है ज़ाविया बाय इशफाक अहमद। साहिबान इल्म, आज का चैप्टर। आइए शुरू करते हैं। हम सब की तरफ से आपकी सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। जिन बाबों का मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ और जिनमें ख़ास तौर पर बाबा नूर वाले का जिक्र रहता है, उनकी बात करने का अंदाज़ और बात को समेटने का, पेश करने का जो रवैया था, आम लोगों से बेहद मुख्तलिफ था। आप ये समझ लें, उनकी बातें कोटेबल क्यूट्स अफोर्सिज्म का दर्जा रखती थी। मसलन कहा करते थे, जो खैर को कबूल नहीं करेगा खैर उसके गले पड़ जाएगा। कहते थे, नमाज की कज़ा है, खिदमत की कज़ा नहीं। फिर एक और इसी तरह लंबा बयान, जिसके ऊपर हम ज़रा उलझ गए थे और अब मैं इस उलझन से थोड़ा सा आज़ाद हुआ हूँ। वो ये था, भेजने वाले ने इंसान को किसी काम के लिए, किसी अमल के लिए भेजा है, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं। जो लोग पढ़ने पढ़ाने को अमल समझते हैं, वो अमल के लिए दिया गया वक्त ज़ाया करते हैं। अब ये बड़ी बोझिल सी बात थी। हम लोग जो लिखने लिखाने वाले थे, पढ़ने पढ़ाने वाले थे, उनके लिए गोया ये एक बम शल था। लेकिन ईमानदारी से सोचा जाए, इस पर गौर किया जाए, डेरे पे बैठकर इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होती थी जिस किस्म की हम टीवी पर बैठकर या प्रोग्राम में या यूनिवर्सिटी की क्लासों में या कॉलेज के कमरों में किया करते हैं। हमने इस पर गौर किया और गौर करने वालों में हबीब जालिब मरहूम भी थे। वो भी वहाँ आया करते थे और ख़ास तौर पर सफदर मीर, वो भी मरहूम हो गए हैं। वो बहस में शरीक तो नहीं थे, लेकिन मौजूद ज़रूर थे। फिर हमारे सागिर सदीकी, सोचते सोचते हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जो रेट ऑफ लिटरेसी हमारी शरह तालीम है और इसके बारे में हमने कौल फैसल दिया है कि शरह तालीम 17, 18, 20, 21% है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि जिस तालीम को या जिस इल्म की शरह आप यहाँ महदूद किए बैठे हैं, हमारे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में शरह तालीम जो है वो 90 से 92% है। अब ये एक अजीबो गरीब बात थी। उन्होंने कहा, जब आप तालीम को जांचते हैं, आंकते हैं, बैठ के तोलते हैं, तो आप साहिबान इल्म को नहीं लेते, साहिबान कलम को लेते हैं। और साहिबान इल्म में और साहिबान कलम में आप तखसीस कर देते हैं, हालांकि उनको मिला कर रखना चाहिए। साहिबान इल्म में वो सारे लोहार, तरखान, वेल्डर, टेक्नीशियन, धोबी, आला दर्जे के दर्जी ख़ास तौर पर शामिल हैं। इसी तरह गाड़ी वाले सब लोग शामिल हैं, क्योंकि उनके पास अपना एक इल्म इतनी शिद्दत और इतनी ही मजबूती के साथ कायम है जिस तरीके का दूसरा इल्म। लेकिन हम लोग सिर्फ अहले कलम को या हर्फ शनास को ही साहिबान इल्म समझते हैं। ये ज़्यादती की बात है। तो वहाँ से कुछ मुतासिर होकर जब मैं आया, घर पहुँचा, तो मैंने अपनी बीवी बानो कुत्से से बात की। उन्होंने कहा, लाहौल वला कुव्वत, ये आप कैसी बातें करते हैं? साहिबान इल्म तो हम हैं, लेकिन हम क्योंकि हम लिखते हैं, हम राइटर, हम अदीब हैं, हमारी तो किताबें छपती हैं। आप कहते हैं कि एक बढ़ई जो है वो भी ऐसा है, तो वहाँ हमारे एक प्रिंसिपल साहब बैठे थे जो कि अब भी एक बहुत बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इशफाक, ये बिल्कुल ज़्यादती की बात है। उन्होंने कहा, हम उनको कैसे साहिबान इल्म कहें? मैंने कहा, आपका क्या शोबा है? उन्होंने कहा, केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। मैंने कहा, देखिए प्रोफेसर साहब, अगर केमिस्ट्री के शोबे के और आपके लेबॉर्ट्री के दरवाजे ख़राब हो जाएं और आप उन्हें तब्दील करना चाहें तो आप किसको बुलाएंगे? उन्होंने कहा, तरखान को बुलाएंगे, बढ़ई को बुलाएंगे, कारपेंटर को बुलाएंगे। तो जब वो कारपेंटर आएगा, उसका जायज़ा लेगा, तो वो कहेगा, देखिए ये 3 दरवाजे हैं, आप 2.5 मकसद लकड़ी मंगवा लें। अब आपका सारा कॉलेज बता दे कि 2.5 मकसद लकड़ी कितनी होती है, वो एक पूरा इल्म है ना इसका। अब जब वो 2.5 मकसद लकड़ी कह चुकेगा, तो फिर कहेगा, प्रिंसिपल साहब, चूँकि ये दरवाजे अंदर के हैं और इनको बारिश का फांडा योरिश नहीं होगी, और जब हम यहाँ दीवार लगाने के बजाय पटर तेल इस्तेमाल करेंगे, तो बेहतर है कि आप 2.5 मकसद लकड़ी पेट्रोल तेल की मंगवा लें। और जब आपका अकाउंट ऑफिसर जाने लगे, तो फिर वो कहेगा, ये पूरे 6 फीट दरवाजे नहीं हैं, 5.5 फीट हैं, इसलिए आप शतीरी ना लें, फाड़ा ले लें। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं, पूरे का पूरा इल्म है। वो आपके देखते देखते इन चौखटों के ऊपर दरवाज़ा चढ़ा देगा, तो वो साहिब इल्म है या नहीं? कहने लगे, हम तो साहिब इल्म ना कहेंगे, लेकिन हम उसे अपने फ़न का माहिर कहेंगे। वैसे आप भी अपने फ़न के माहिर हैं।
वो भी है, आप इसे तस्लीम करें, लेकिन उनके लिए ये तस्लीम करना बहुत मुश्किल था। फिर थोड़े दिन हुए, मैं ये बोझ लेकर, ये बहुत बड़ा बोझ है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। एक यहाँ पर हमारी महफ़िल थी, एक होटल में तो हकीम सईद मरहूम किया करते थे। हमारे बड़े दानिशमंद लोग इकट्ठे होते थे वहाँ। मैंने कहा ये एक मसला है, आप इसको तस्लीम करते हैं कि इनके पास इल्म है। तो वहाँ एक जज साहब रिटायर्ड थे, कहने लगे इशफाक साहब, आप खुदा का खौफ करें, आप ये कह रहे हैं कि एक मेमार, मिस्त्री, राज, चुनाई का काम करने वाला साहिब इल्म है। मैंने कहा जनाब, मैं उनको साहिब इल्म नहीं कहता, मैं उनको आपके और अपने बराबर समझता हूँ। वो इतनी तालीम का मालिक है जितने हम हैं। कहने लगा खुदा का खौफ करें। बड़े परेशान हुए, कहने लगे आप ये किस तरह कह सकते हैं, वो कैसे इस दर्जे में आ सकते हैं। मैंने कहा देखिए जज साहब, पाकिस्तान में जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनके नीचे बैठने वाले जज जिन छतों के नीचे बैठते हैं वो इन अनपढ़ मिस्त्रियों ने बनाई हुई हैं, और आप अपने फैसले लिखते हैं, आप उनको कहाँ प्लेस करेंगे। खुदा का खौफ करें। कहने लगे चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है इसको इस हद तक बर्दाश्त करना। फिर उन्होंने कहा देखिए मैं आपको ये रियायत देता हूँ। प्रोफेसर कहने लगे आप उनको स्किल्ड लेबर कह लें। मैंने कहा आप उन्हें टेक्नीशियन कहें। जब भी आप बात करते हैं बड़े बड़े मजमून लिखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, साइंस तक आप पहुँचते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट तक आप नहीं पहुँचते, तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा। हाँ क्यों कहेंगे, उनको स्किल्ड लेबर क्यों कहेंगे। कहने लगे नहीं। इस बात पर कुछ देर झगड़ा चला। वहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छे आदमी हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे इशफाक साहब देखिए इतनी रियायत आपको दे दी है कि स्किल्ड लेबर कह लें। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके खूबसूरत अस्पताल के अंदर जहाँ आप हार्ट का बाईपास करते हैं, इसके बाहर एक वेल्डर है, वो वेल्डर भी टांका लगाता है, आप भी टांका लगाते हैं, तो आप मेरे हिसाब से दोनों बराबर हैं। देखिए वेल्डर भी तो कमाल का काम करता है। कहने लगे ये बराबर कैसे हो गए। मैंने कहा देखिए मैं वेल्डर की गन आपको दे देता हूँ, कितने बड़े आप डॉक्टर हैं, आपसे कहता हूँ मुझे एक टांका लगा कर दे दें, तो आप नहीं लगा सके। तो कहने लगे ये तो कभी हमने सोचा ही ना था, इसके बारे में आप क्या फ़ैसला करें। मैंने कहा इसके बारे में बहुत संजीदगी से फ़ैसला करना चाहिए। आप इतने बड़े अपने साहिबाने इल्म को काट कर फेंक रहे हैं, अपने और उनके दरमियान बड़ी खलीज पैदा कर रहे हैं, जिसने आपके मुल्क को बहुत कमज़ोर कर दिया है। आप मुझे ये बताइए क्या आप इन लोगों को वो इज़्ज़त नफ्स लुटा के देना चाहते हैं या नहीं, वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट जिसके वो हकदार हैं। जैसे कि वलायत के मुहज़्ज़िब मुल्कों में उनको तनख्वाहें ज़्यादा नहीं मिलती, पैसे उनको ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन इज़्ज़त तो उनको वही मिलती है जो बॉन्ड्स स्ट्रीट के एक लॉर्ड्स को मिलती है या चिली के वेल्डर को मिलती है। कहने लगे हमारे यहाँ चूँकि एक हिंदू का निज़ाम जहनों में चलता आ रहा है, मनो का ब्राह्मणों खिस्त्री वैश्य शूद्र वो निकल नहीं सका है, इसलिए इस पर बड़ी शिद्दत से गौर किए जाने की ज़रूरत है। शुरू में डेरे पर बाबा जी इलाज बिलवज़ा भी करते थे। हमारे बाबा लोग करते हैं इलाज अल्टरनेट मेडिसिन मुतबादिल अदवियात से। वहीं इसका पता चला, वहाँ कुछ लड़कियाँ आई हुई थीं, बड़ी प्यारी खूबसूरत, बहुत गहरे सांवले रंग की, 4, 5, 6 बरस की। एक बड़ी उम्र की औरत थी, साथ एक बाबा था, वो इसका इलाज करवाने के लिए आई थी। तो मैंने बाबा जी से पूछा ये कौन बच्चियाँ हैं जो अपना इलाज करवाने के लिए आई हैं। उन्होंने कहा अपने ताई को ले आई हैं, और ये बच्चियाँ वो हैं जो बहावलपुर मुल्तान में कॉटन पिकर्स कपास चुनने वाली हैं। तो मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी वो ख़वातीन हैं जो कपास चुनती हैं या राइस प्लांटर्स। ये ख़वातीन हैं जिनका नाम अखबारों में आता है, या जो रोज़ अपनी बर्तरी के दावे करती हैं। ना ना ना, वो तो हमारी जैसी हैं, हम उनके साथ के हैं। ये आपका पाकिस्तान जिनकी सारी इकॉनमी का दारोमदार कॉटन की इकॉनमी पर है, और जो आपके लिए इतने सारे डॉलर पाउंड डिचमार्क येन हासिल करती हैं, वो वही लड़कियां हैं जो कॉटन पिकर्स हैं। मेरी चूँकि तजस्सुस की आदत है, तो मैंने पूछा बीबियों ये कपास चुनने का काम इतना मुश्किल है। हाँ जी बाबा, ये जो फट्टी जुगना होता है बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा तुम्हारी बड़ी शेखी है, यानी मेरी निगाहों में तुम्हारी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा है, अखबार वाली इज़्ज़त नहीं। उसने कहा नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी।
मैंने कहा मुझे ये बताओ, ये जो तुम कार्टन चुनती हो तो क्या ये मुश्किल काम है? क्या मैं ये नहीं कर सकता? तो कहने लगी मर्द ये काम नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहने लगी उनकी उंगलियां मोटी होती हैं, वो फट्टी नहीं पटते, पूरा जोटा पट के ले जाने ने। तो अगर मर्दों को ये काम दे दिया जाए खुदा न खास्ता, तो आपकी इकॉनमी जो है, ये जो आप थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, ये भी ना हो। इसी तरह ये जो राइस प्लांट्स की बात है, आपने देखा होगा, गांव में देखा होगा, वो औरतें जो पानी में खड़ी होके लगाती हैं और वो पीछे को चल रही होती है, तो पीछे की को जब आप देखते हैं हैरानी से कि वो लाइन बिल्कुल सीधी होती है, फिर वो पीछे हटती जाती हैं और फिर वो अपना गाना गाए जाती हैं, फिर वो इसमें प्लांट करती हैं। लेकिन वो कम से कम मेरे हिसाब से राइस प्लांटिंग की या राइस एग्रीकल्चर की एमएससी होती हैं, और इनके साथ जो बूढ़े काम करने वाले होते हैं वो पीएचडी का हक रखते हैं। तो इन लोगों को, जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं और जो साहिबान इल्म हैं, जो साहिबान कलम नहीं हैं, अब हम ये चाहेंगे इन साहिबान इल्म को, जिनमें अमली तौर पर इल्म मौजूद है, इनको कोई ऐसी सूरत पैदा करें कि उनके पास जो तहरीरी और हर्फ शनासी का इल्म है वो भी पहुंच जाए। पहुंच इसलिए नहीं रहा कि उनको हम नहीं जानते, उनको हम नहीं मानते। इस बारे जहाँ जहाँ मेरा झगड़ा चला, सूरत हाल ऐसी ही थी। एक फौजी थे, वो कहने लगे कि ये आपकी बातें अजीब अजीब सी हैं, हम इनको कैसे मान लें। मैंने कहा सर, आप अपने 32.5 लाख की मोटर मोहम्मद सदीक पर मिस्त्री को दे आते हैं और इनसे कहते हैं 2 दिन में ठीक कर दें। वो कहता है नहीं, 3 दिन लगेंगे, ये कंपनी बेकल है, उनको बनानी नहीं आती। तो अब मैं आप लोगों से, आपकी वसातत से, अपने सारे हजरात से पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान में ये वक्त आ सकता है कि हम अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने आप को ताकतवर रखने के लिए उन लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लें? उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं करनी, उनके साथ कोई मोहब्बतें नहीं करनी, उनके साथ कोई पैसे में तरक्की नहीं करनी, लेकिन जब आप जाएं तो उनका इतनी इज्जत ज़रूर अता करें जितनी जब आप वलायत जाते हैं तो एक टैक्सी ड्राइवर को अता करते हैं। मैं आपकी खिदमत में ये सवाल पेश कर रहा हूँ और अपने नाज़रीन और सामीन की खिदमत में भी, कि इसको कैसे हल किया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि कल ग़ुरूब आफ्ताब से पहले हम सारे मिल जाएं और इस मजबूती को अपना लें, जो अब आप बड़े फ़ख्री अंदाज में कहा करते हैं कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये होता है, वो होता है। हमारे ख्याल में हम कोई ऐसा ढांचा बनाएं जिसमें साहिबान कलम के साथ थोड़ा सा अमली तौर पर इनको अपने काम करने का मौका मिले, उन्हें थोड़े से हरूफ वो बताए जाएं कि आप जो अमल कर रहे हैं, एक बंदा तेसा चला रहा है, रंदा मार रहा है, उसमें उसको पता चले कि इसमें क्या क्या दुनिया ने कमाल दिखाया है और क्या क्या काम हो रहा है। थोड़ी सी हरूफ शनासी भी आनी चाहिए। इशफाक साहब, जिससे जैसे उन्होंने पीछे से शुरू किया था, कई दफ़ा हुकूमत ने तालीम बालिगा अलिफ बे पे से शुरू कर देते हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर इस लाइन में जैसे आपने फरमाया जो अमली काम करते हैं, अब उनको पुश करने की ज़रूरत है, लेकिन उनके लिए कोई इदारा या कोई निज़ाम कायम किया जाए। वाकई ये उनकी थोड़ी सी कमी है, जो अमली तौर पर वो सब कुछ जानते हैं, अब ये है दूसरों को समझाने के लिए या कुछ करने के लिए। यही चीज़ वो कोई साहिब इल्म हो, जैसे कि नजमा ने कहा, हम अपने इल्म पर थोड़ा सा फ़ख्र करना शुरू करेंगे तो हम में तक़वियत आएगी। अभी हम थोड़ा सा डरे हुए हैं। मेरी भांजी है, वो एमएससी है, प्रोफेसर है होम इकोनॉमिक्स की, और उसने स्पेशलाइज किया हुआ है खाना वगैरह पकाने में। लेकिन हमारे घर में जब भी कोई दावत होती है तो हम सदीक बावर्ची को बुलाते हैं। एक मरतबा शादी पर देर की बात है, 42 देगें पकानी थी और वो बावर्ची 42 देगों को किस तरतीब से तैयार कर रहा था और कितनी मुस्तैदी से, और उसके पास कितना इल्म था, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मैं ये दरख्वास्त लेकर आया था आपकी खिदमत में कि लोगों को सेल्फ़ रिस्पेक्ट, जो कि उनका हक है, जो उनकी तौक़ीर है, वो उनको लौटा देनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वरना फिर हम उसी गलतफ़हमी और कोताही में मुब्तला रहेंगे जिसमें अब हैं। ये तो मेरी बात थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। कुछ उलझनें मेरी भी होती हैं जिससे मैं आपको ज़हमत देता हूँ। वो ये है कि एक बहुत ही ज़हीन इंसान, गैर मामूली ज़हीन इंसान, बहुत ज़्यादा, क्या बात है, वो हम लोगों से नहीं मिल सकता, उनके दरमियान ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता।
उनसे कुछ कटा कटा रहता है। मेरा ख्याल है वो अपनी तख्लीकी क़ुव्वतों में इतना मगन होता है कि उसको शायद दुनिया की ज़रूरत नहीं रहती। शायद ये बात हो सकती है। ये नहीं कि वो कटा रहना चाहता है, लेकिन वो अपने में इतना मगन है। जिस तरह हमारे मलक बाबा हैं, वो इतना पुरसकून है कि वो बाहर की दुनिया में आना ही नहीं चाहता। जहाँ तक ज़हानत का ताल्लुक़ है, जिसकी लेटेस्ट डेफिनेशन ये है कि जो शख्स ज़हीन है वो ख़ुद को माहौल में एडजस्ट करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। उसका मतलब है कि उसकी ज़हानत में कोई ख़राबी है। मेरा ख्याल है कि उसको अपनी एक मुकम्मल दुनिया मिली हुई है, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स अपने साथ कर रहा है। वो जीनिसिस की बात कर रहा है, गैर मामूली ज़हानत की बात है। जिस तरह आपने शुरू में मिसाल दी है बाबा जी नूर वाले की, वो कभी स्कूल नहीं गए थे, कभी कॉलेज नहीं गए थे, लेकिन जो उनका नॉलेज था उसकी बुनियाद पर शायर और आप जैसे स्कॉलर के पास जाकर बैठते थे और शेयर करते थे। उसका मतलब है कि उसमें ज़हानत औसतन ज़्यादा थी। वो आप लोगों को मुतासिर करते थे और पूरी तरह लोगों के अंदर घुले मिले भी रहते थे। उन्होंने पूरी तरह एडजस्ट भी किया ख़ुद को, अपने आप को। ये आखिरी फ़िक्रा आपको गौर तलब है कि घुले मिले रहते थे, बल्कि घुलने मिलने के बगैर उनका इल्म निकलता ही नहीं। ये क्यों है? मैं नजमा की बात जहाँ तक तो मानता हूँ, यहाँ तक तो वो ठीक है कि वो अपने आप में, अपने काम में, अपने मगन में ऐसा मसरूफ़ होता है कि अपना राब्ता कायम नहीं रख सकता। लेकिन अगर वो मलंग बाबा है तो फिर वो इरिटेंट क्यों होता है? मलंग बाबा इरिटेंट नहीं होता। मैं आपसे सवाल यूँ नहीं कर रहा कि उसका जवाब यूँ दें, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये लोगों से मेल मुलाकात करने में, लोगों के साथ घुलने मिलने में वो इतना क्यों पाबंद होता है? अपनी ज़ात के अंदर वो आगे नहीं चल सकता। अगर वो मिले तो बहुत कुछ फ़ायदा पा सकता है, उसको, उसकी ज़ात को भी, माशरे को भी। कि ज़िंदगी की छोटी छोटी पेचीदगियाँ हैं जो कि इंसान के साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन इन पर गौर किया जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये देखा है कि डेरों में, तकियों पर, ज़ावियों, हर ऐसी बातों का बड़ा पालन होता है और इन पर गौर किया जाता है और आपस में मिलकर बात की जाती है। और हमारे बाबे जो हैं, मैं आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, उनमें जो बिल्कुल सही बाबे हैं वो इल्म को सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो डेरे को मानते हैं जहाँ इल्म मिलता है, या फिर वो साइंस लेबॉर्ट्रियों को मानते हैं जहाँ साइंसदान खड़ा होकर काम करता है, जहाँ डाइसेक्टिंग टेबल है, जहाँ पर काम हो रहा है, जहाँ पर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैठा हुआ है। उसकी बाबे बहुत इज़्ज़त करते हैं और साइंसदानों की इतनी इज़्ज़त करते हैं जितना वो मेटाफिज़िक्स की इज़्ज़त करते हैं। ख़वातीनो हज़रात इतनी फ़िज़िक्स की इज़्ज़त करते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ा शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर किसी अगली नशिस्त में मुलाकात होगी तो कुछ और चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करके फिर आपसे फ़ायदा उठाऊँगा और फिर इसको मुश्तमा करके आइंदा किसी वक्त में कुछ और लोगों को देने की कोशिश करूँगा, बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, अगले सफ़ात अगली नशिस्त में।